Hey everyone, welcome back again on this Political Science Net Achievers YouTube चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, बहुत अच्छे से आपकी तैयारियां चल रही है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज फिर से आपके बीच आए हैं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे जून 2014 में नेट के एग्ज़ाम में पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस में क्या पूछा गया था। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के टॉप 15 जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें, ठीक है, हम उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने जून दिसंबर 2013, जून दिसंबर 2012 के जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स थे, ठीक है, हमने उनमें जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी दिए गए हैं, आप एक बार उन वीडियोस को भी देख लीजिए। आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जो है किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 यूनिट को कवर करेंगे आगे, ठीक है। सबसे पहले हमने शुरू किया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से 2012 से लेके आज तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम सारे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में आज के जो क्वेश्चंस हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के उनको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन एक बात पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल के साथ नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, राइट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ कि शांति के क्षेत्र के रूप में हिंद महासागर पर घोषणा के संबंध में UN जनरल असेंबली प्रस्ताव 2832 कब अंगीकृत किया गया था। देखिए एक प्रस्ताव रखा गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ठीक है। वो प्रस्ताव किस चीज़ से संबंधित है? हिंद महासागर को शांति के क्षेत्र के रूप में घोषणा करना या घोषित करना, ठीक है। इसके संबंध में जो है एक प्रस्ताव रखा गया है, प्रस्ताव संख्या है 2832, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रखा गया है। और ये कब अंगीकृत किया गया है? तो देखिए सबसे पहली बात है 1971 में अंगीकृत किया गया है। ये प्रस्ताव रखा किसने है? ये श्रीलंका और तंजानिया ने रखा है, ठीक है। कब? 26वीं महासभा में, राइट, 26वीं महासभा। और हिंद महासागर को शांति के क्षेत्र के रूप में स्वीकार करने संबंधी प्रस्ताव था ये। देखिए यहाँ पे 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए इस बार ईयर पूछा था और मोस्ट ऑफ टाइम जो हम क्या कर देते हैं, ईयर जो है स्किप कर देते हैं कि शायद इसमें से मेन ये पूछा जा सकता है कि किन देशों ने जो है ये प्रस्ताव रखा था, ठीक है। तो ये सोच के हम जो ईयर मिस कर देंगे या कुछ और चीज़ें मिस कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे तरीक़ों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए ये 2014 में पूछा गया था, ईयर पूछा गया था, और आज क्या पता ये ऐसे पूछ ले कि ये प्रस्ताव जो किसने रखा हुआ था, कौन कौन से देश थे उस प्रस्ताव को रखने वाले, ठीक है, या कौन सी महासभा थी वो, कितने नंबर वाली। जैसे मान लीजिए 26वीं महासभा, ठीक है, और इसका मुख्य पर्पस क्या था। मान लीजिए ऐसे आगे कि प्रस्ताव जो है 1971 में 2832 प्रस्ताव जो है श्रीलंका और तंजानिया ने रखा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वो प्रस्ताव जो किस चीज़ से संबंधित था, ठीक है। तो देखिए वो प्रस्ताव जो है हिंद महासागर को शांति के क्षेत्र के रूप में स्वीकार करने संबंधी प्रस्ताव था। तो बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपने, इसीलिए आपने जो है हर एक चीज़ को यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है इसकी, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एशियन कॉन्फ्रेंस से पूछा गया था, जो एशियन कॉन्फ्रेंस 1947 में हुई थी दिल्ली में, ठीक है। कई बार मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में जो 1947 में जो एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, या दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी, ठीक है। या मैच करने के लिए मान लीजिए पूछा जाता है, ईयर पूछा जाता है, ठीक है, या प्लेस पूछा जाता है कि कौन सी जगह पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो आपने ये सारी चीज़ें जो डिटेल में इस तरीके से याद रखनी है, एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के। फिलहाल हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से जो है पूछा गया था। तो देखिए एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता, ठीक है। एशिया के जितने भी कंट्रीज़ है उनके साथ जो भारत है, ठीक है, हमारा जो देश है प्यारा, भारत का जो मिलन है और वचनबद्धता की जो कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया था, ठीक है। एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया था। ये किसने स्पष्ट बताया है? ये जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पष्टता बताया है। 1947 में द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, नई दिल्ली में, मार्च अप्रैल 1947, ठीक है। तो इसको होस्ट किया जाता है नेहरू के द्वारा, ठीक है। ही हेडेड प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम, ठीक है। उस वक्त जो एक प्रोविजनल सरकार, जो एक अंतरिम सरकार बनी थी, उसको हेड किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। मतलब उसके जो है एक प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए आपकी नेहरू जी उस अंतरिम सरकार के मुखिया थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेहरू जी ने क्या किया, जब 1947 में जो कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, तो इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से अभिव्यक्त किया था कि भारत का एशिया के साथ मिलन और वचनबद्धता कैसी है, ठीक है। तभी यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन से पूछा गया था।
नेहरू के भारत को एशिया में अपनी वैध भूमिका अदा करने से रोकने वाले कारक और शक्तियां या तो एक सीमा तक कम हो गए हैं या उनको जो है पुनः परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेहरू जी के द्वारा भारत को एशिया में अपनी वैध भूमिका अदा करने से रोकने वाले कारक और शक्तियां या तो एक सीमा तक कम हो गई या तो फिर वो पुनः परिभाषित किए गए हैं। तो देखिए रीज़न क्या है, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की कोशिश के लिए शीत युद्ध का अंत और भारत के लिए सामरिक जगह का विस्तार व्यापक हो गया है। ठीक है, इसीलिए जो है नेहरू के भारत को एशिया में अपनी वैध भूमिका अदा करने से रोकने वाले कारक और शक्तियाँ एक सीमा तक कम हो गए हैं। ठीक है, या तो यूँ समझ लीजिए कि उनको पुनः परिभाषित किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करना है। ठीक है, शीत युद्ध का अंत ज़रूरी है और भारत के लिए एक सामरिक जगह पर विस्तार भी व्यापक हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो रीज़न है, जो स्टेटमेंट सेकंड है, वो करेक्टली एक्सप्लेन करती है रीअसर्शन को। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दैट बोथ ए एंड आर ट्रू स्टेटमेंट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप हर बार देखते हो। ठीक है, प्रीवियस अभी हमने जितने भी एग्जाम अभी तक हमने देखे, ऐसा कोई भी साल नहीं होगा जिसमें बुक्स नहीं पूछी जा रही हैं। ठीक है, यहाँ भी बुक्स पूछी गई है। ठीक है, ऑथर और बुक्स पूछे गए हैं कि मिलान करना था हमने। ठीक है, बुक्स को मैच करना था कि कौन सी बुक जो है किस ऑथर ने लिखी हुई है। ठीक है, सबसे पहली जो बुक थी वो थी क्रॉसिंग द रूबिकॉन। ठीक है, क्रॉसिंग द रूबिकॉन ये सी राजा मोहन ने बुक लिखी हुई है। और कौन सी ईयर में लिखी है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपने कमेंट बॉक्स में चाहे सर्च करके बताइए। अगर आपको ऑलरेडी पता है तभी अच्छी बात है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगर नहीं पता है तो आप सर्च करके इसका ईयर जो है कमेंट बॉक्स में सभी बुक्स के जो है ईयर आप एक बार मुझे मेंशन कर दीजिए ताकि आपको भी दोबारा से याद हो जाए। ठीक है, तो क्रॉसिंग द रूबिकन ये सी राजा मोहन की बुक थी। अनाटॉमी, ठीक है, सॉरी ये अटोनॉमी मेरे से गलती से हो गया था, लेकिन ये अनाटॉमी है। ठीक है, अनाटॉमी ऑफ अ फ्लॉड इनहेरिटेंस इंडो पाक रिलेशन। ठीक है, ये जे.एन. दीक्षित की बुक है। ठीक है, पैंग्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी ये एस.डी. मुनी की बुक है। एंड एथनिसिटी एंड नेशन बिल्डिंग इन साउथ एशिया, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। एथनिसिटी एंड नेशन बिल्डिंग इन साउथ एशिया ये उर्मिला फडनीस की बुक है। ठीक है, तो ये सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एथनिसिटी एंड नेशन बिल्डिंग इन साउथ एशिया। ठीक है, ये सारी बुक्स जो है इस तरीके से पूछी गई थी, तो आपने इनको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। और कमेंट बॉक्स में मुझे सारे बुक्स के ईयर्स बताइए प्लीज़ कि कौन कौन से ईयर में कौन सी बुक आई हुई है। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काल क्रमानुसार हमने आरोही क्रम में लिखना था। जो सबसे पहला था वो है द अंटार्कटिक ट्रीटी। ठीक है, यहाँ पे ईयर वाइज हमने लिखना था, इसको सीक्वेंस में लिखना था कि पहले कौन सी ट्रीटी आई है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन सी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आती है इस सीक्वेंस में अंटार्कटिक ट्रीटी जो 1961 में इन्फोर्स में आई थी, इन्फोर्समेंट में आई थी। ठीक है, या लागू हुई थी। इसमें 51 पार्टीज़ थी। 51 पार्टीज़ का मतलब है यहाँ पे कि 51 देश थे। ठीक है, कंट्रीज थी जिन्होंने इस ट्रीटी पे साइन किया था। इस ट्रीटी में ख़ास तौर पर जो अंटार्कटिक रीजन है, ठीक है, उसको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अलाउ कर दिया था। ठीक है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको जो है अलाउ कर दिया था और वहाँ पे किसी भी तरह का जो एक मिलिट्री एक्टिविटी थी उसको जो बैन कर दिया गया था इस कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अंटार्कटिक ट्रीटी के दौरान। ठीक है, तो 1961 में ये लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ द सी। ये 10 दिसंबर 1982 को साइन किया गया और कभी इसको इन्फोर्समेंट में लाया गया 16 नवंबर 1994 को। देखिए लगभग 12 साल बाद, राइट, 12 साल बाद इसको जो इन्फोर्समेंट में लाया गया है। तो कई बार इसके बनने के जो ईयर पूछा जा सकता है, कई बार इसको लागू करने का ईयर पूछा जा सकता है। अब इट्स डिपेंड अपॉन क्वेश्चंस। ठीक है ना, क्योटो प्रोटोकॉल उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है जापान के क्योटो में ये 11 दिसंबर को जो है साइन किया गया था और 1997 में जो है ये इन्फोर्समेंट एंटर हुआ था और इसको जो है 2005 में 16 फरवरी 2005 में जो इसको इन्फोर्समेंट में लाया गया था। ठीक है, तो देखिए 11 दिसंबर 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया और 16 फरवरी 2005 को इसको जो है इन्फोर्समेंट में लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। ठीक है, तो ये 11 सितंबर 2003 को ये लागू किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, आपको सारी ईयर वाइज याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काली विधवाएं, ब्लैक विडो से पूछा गया। ठीक है, ये महिला आतंकवादियों का एक संगठन है। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि ब्लैक विडोज़ जो महिला हैं, ठीक है, जो काली विधवाएं जो महिलाएं हैं आतंकवादी हैं, ठीक है, वो किस देश से हैं।
तो चेचन्या, चेचन्या क्या है, देखिए चेचन्या पूर्वीय सोवियत संघ का जो एक क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे जो फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स, इस्लामिक चेचन या फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स का एग्जिस्टेंस है, जो कहीं ना कहीं वहाँ एक समस्या बनी हुई है, ठीक है। आतंकवाद की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। रूस ने लंबे समय तक चेचन्या में जो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी, लेकिन 2009 में फाइनली रूस ने जो है चेचन्या में आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान जो एक चलाया था उसकी समाप्ति की उन्होंने घोषणा कर दी थी, ठीक है। तो देखिए कौन थी ब्लैक विडोज। ब्लैक विडोज जो चेचन्या के मुस्लिम आतंकियों की विधवाएं या विधवा औरतों का एक संगठन है, ठीक है। और ये संगठन क्या करता है, बदले के तौर पर ये आत्मघाती हमले करता है। किस लिए, बदला लेने के लिए। फिदाइन मीन्स आत्मघाती हमले करता है। जैसे सुसाइड बॉम्बर हमने ऑलरेडी बताया कि उसमें खुद भी मर जाना होता है और दूसरों को भी मार देना होता है, ठीक है। तो सुसाइड बॉम्बर्स उनको कहा जाता है। तो एक कांड हुआ था 2002 में, मॉस्को थिएटर कांड, ठीक है। तो उस कांड में भी कहीं ना कहीं इसी संगठन का हाथ रहा था। इसी संगठन के द्वारा ये कांड जो है 2000 में किया गया था। तो ये मुख्य क्वेश्चन है, जो ब्लैक विडोज है ये कहाँ पे है, चेचन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वे ऑफ पिग्स, ठीक है। वे ऑफ पिग्स क्वेश्चन आया था कि वे ऑफ पिग्स शीत युद्ध के दौरान किस संकट से संबंधित है। तो 1962 में एक संकट आया था, उसको कहा जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा का मिसाइल संकट, क्योंकि ये एक ऐसा संकट था जब दुनिया में जो तीसरा विश्व युद्ध होने की कगार पे था, बिल्कुल, ठीक है। मतलब एक इंडिकेशन था, यहाँ से जो है दुनिया में जो है तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता था, ठीक है। अब यूँ कहिए कि तीसरा विश्व युद्ध होते होते बचा है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उस वक्त शीत युद्ध के दौरान जो है देखने को मिली है हमें, ठीक है। तो वे ऑफ पिग्स जो है एक कोड वर्ड था, ठीक है, हमले का एक कोड नाम था। वे ऑफ पिग्स आक्रमण जो है वो निर्वासित क्यूबाइयों द्वारा, ठीक है, वो क्यूबाई जिनको वहाँ से निर्वासित कर दिया गया है, उनको क्या किया, अमेरिका ने जो हेल्प की, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, क्यूबा में जो फिदेल कास्ट्रो की सरकार थी, ठीक है, उसके खिलाफ जो अमेरिका ने उन क्यूबाइयों को भड़काया जो वहाँ से निर्वासित कर दिए गए थे, ठीक है। उनको भड़का के उनको मदद करके क्या करने लगे, जो निर्वासित क्यूबाई थे उन्होंने क्या किया कि फिदेल कास्ट्रो की सरकार को खाड़ फेंकने के लिए उन्होंने दक्षिणी क्यूबा पर अमेरिकी समर्थित असफल हमले का कोड नाम था। मीन्स जो दक्षिणी क्यूबा पर था, अमेरिका के समर्थन से उन्होंने जो हमला कर दिया था, जो हमला जो असफल हुआ था बाद में, ठीक है, उन्हीं का एक ये कोड नेम था वे ऑफ पिग्स, ठीक है। किन लोगों का, जो निर्वासित क्यूबाई लोग थे, उन्होंने क्या किया, दक्षिणी क्यूबा में जो हमला किया अमेरिका के समर्थन से, ठीक है। अमेरिका उनको समर्थन क्यों कर रहा था, क्योंकि जो क्यूबा है ये एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, ठीक है, और अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री थी, ठीक है। हालांकि ये बिल्कुल अमेरिका के आसपास का ही देश है, लेकिन ये जो है कम्युनिज्म की विचारधारा को ज़्यादा फॉलो करते थे, क्योंकि जो आपके फिदेल कास्त्रो हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1 मई 1961 को जो है क्यूबा को जो मार्क्सवादी लेनिनवादी साम्यवादी देश घोषित कर दिया था, ठीक है। तो अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की चाल थी ये, ठीक है। उन्होंने ये चाल चली थी कि जो क्यूबा के जो लोग हैं जिनको वहाँ से निर्वासित किया गया था, ठीक है, उनका एक संगठन या उनको जो है इस तरीके से भड़काया कि उन्होंने जो दक्षिणी क्यूबा पे में जो है एक हमला कर दिया था, ठीक है। उसी हमले का कोड नाम था वे ऑफ पिग्स। और इस हमले के लिए कौन समर्थन दे रहा था, अमेरिका में किसकी सरकार थी उस टाइम, जॉन एफ कैनेडी की सरकार थी, ठीक है। और उसके बदले में क्या हुआ था, यूएसएसआर द्वारा भी क्यूबा में मिसाइलों की तैनाती कर दी गई थी, और वो मिसाइलें इस डायरेक्शन में रखी थी कि उनके निशाने पे अमेरिका के तमाम बड़े बड़े शहर जो थे वो आ सकते थे, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी अगर एक युद्ध का जो एक सायरन बज जाता, तो यूँ समझिए कि अमेरिका के बहुत सारे अमेरिका के बहुत सारे जो शहर थे वो बिल्कुल क्यूबा में जो मिसाइलें जो यूएसएसआर के द्वारा तैनात की गई थी, बिल्कुल उन मिसाइलों के निशाने पर थे, ठीक है। तो ऐसी कुछ कंडीशनें बनी थी। बाद में अमेरिका ने रूस को वहाँ से उन मिसाइलों को हटाने के लिए कहा था, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स, बहुत सारी घटनाएं हुई। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, देखिए कोड वर्ड पूछा गया था वे ऑफ पिग्स। और दूसरी बात, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को जो है मैच करने के लिए पूछा जाता था, 1962 का था, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो पूछा गया था। इसमें यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो कुछ कॉन्फ्रेंसेस की गई है, ठीक है, उन कॉन्फ्रेंसेस को दिया गया है, और साथ में इशू कि कौन सी कॉन्फ्रेंस में जो है किस इशू पर बात की गई है, ठीक है। तो जो सबसे पहले है वो है रियो डी जेनेरियो, ठीक है। ये 1992 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें जो है मेन मुद्दा क्या था,
मेन इशू था वो इन्वायरमेंट का, ठीक है, पर्यावरण को लेकर जो है रियो डी जेनेरियो जो है 1992 में ये कॉन्फ्रेंस हुई है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ईयर याद रखना पड़ेगा और साथ में आपको जो है इशू भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड था वियना, ठीक है, तो वियना 1993 में हुआ है, जिसमें ह्यूमन राइट्स को लेकर, मानव अधिकारों को लेकर जो है इसमें बात की गई है। मुख्य मुद्दा जो मानव अधिकार रहे हैं वियना कॉन्फ्रेंस 1993 में, ठीक है। नेक्स्ट है कैरो, ठीक है, कैरो जो 1994 में जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, जिसमें मेन मुद्दा है वो पॉपुलेशन को लेकर था, जनसंख्या को लेकर था, ठीक है। और उसके बाद जो चौथा था वो बीजिंग कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की बीजिंग कॉन्फ्रेंस जो 1995 में हुई थी। उसमें जो मेन मुद्दा था डिस्कशन का वो था वीमेंस, महिलाएं, ठीक है। तो देखिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकते हैं, इसीलिए आपको इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा। आप इन सब की एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, कि जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हुई है उनका मेन मुद्दा क्या था और कौन से ईयर में वो कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड, किसने कहा, दैट यूनाइटेड स्टेट इज़ नॉट सिंपली सुपर पावर, कि यूनाइटेड स्टेट सिर्फ एक सुपर पावर नहीं है बल्कि इट्स अ हाइपर पावर। ये एक अतिशयोक्ति, मतलब इसको जो अतिशयोक्ति कहा है, ठीक है। हाइपर पावर का मतलब होता है एक ऐसी पावर जो अतिशयोक्ति, जिसमें अतिशयोक्ति मीन्स किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन को जो है सुपर पावर ही नहीं बल्कि सुपर पावर के साथ साथ इसको जो हाइपर पावर भी कहा है। तो किसने कहा ये कहा है हुवार्ट बेदराइन ने, ठीक है, हुवार्ट बेदराइन ने कहा है। और हुवार्ट बेदराइन कौन है? ये फ्रांस का एक पूर्व विदेश मंत्री हैं, ठीक है, जिन्होंने अमेरिका को सुपर पावर की जगह क्या कहा है? हाइपर पावर कहा है, ठीक है। देखिए हाइपर पावर होता क्या है? हाइपर पावर आप यूँ समझिए कि सुपर पावर से एक स्टेप आगे है, ठीक है, अ स्टेप हायर देन सुपर पावर। एंड दूसरी बात क्या कि इट डोमिनेट ऑल अदर स्टेट्स इन एवरी स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। जो हाइपर पावर होती है वो क्या करती है? डोमिनेट करती है, दूसरे स्टेट्स को जो डोमिनेट करती है उनकी मतलब हर तरह के स्फेयर में, हर तरह की एक्टिविटी में कहीं ना कहीं ये अपना वर्चस्व रखती है, अपना डोमिनेशन रखती है दूसरे राज्यों के अंतर्गत, ठीक है। तो ये है हाइपर पावर, ठीक है। तो हो सकता है कई बार हाइपर पावर का मीनिंग ही पूछ रहे कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर पावर, ठीक है। तो यहाँ पे इनके कहने का, हुवार्ट बेदराइन का ये कहने का मतलब है कि अमेरिका क्या करता है? ये डोमिनेट करता है ऑल अदर स्टेट्स को, ठीक है, एवरी स्फीयर, ठीक है, बाकी स्टेट्स के जो एवरी स्फीयर को मतलब हर तरह के क्षेत्र में जो है इसने डोमिनेट करके रखा हुआ है, उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है यूएसए, ठीक है। तो इसलिए सुपर पावर ही नहीं है अपनी जगह पे, बल्कि इसके साथ साथ ही हाइपर पावर है जो क्या करता है? दूसरे देशों को डोमिनेट करता है और उनके हर तरह के स्फेयर्स में जो है, हर तरह की एक्टिविटीज़ में जो इंटरफेयर करता है, ठीक है। दैट इज़ वाई ही कॉल्ड इट हाइपर पावर along with super power, right? Next question is सेमिनल रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस 1992 द्वारा अनुशंसित प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताइए। एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, सेमिनल रिपोर्ट किस चीज़ की? ये एन एजेंडा फॉर पीस 1992 में एक रिपोर्ट आई थी, इसके द्वारा जो अनुशंसित प्रक्रिया थी उसका सही अनुक्रम बताना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्रिवेंटिंग डिप्लोमेसी, निरोधक राजनय या कूटनीति की बात की गई है। उसके बाद पीस मेकिंग, फिर पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग, शांति निर्माण, राइट। तो देखिए प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी हो गई, पीस मेकिंग हो गया आपका, पीस कीपिंग, मोर कॉमनली नोन एज द एजेंडा फॉर पीस। इन्हीं चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं पीस का एक एजेंडा माना गया है, राइट, कि आपको पीस स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? निरोधक राजनयन कूटनीति को अपनाना चाहिए, पीस मेकिंग होनी चाहिए, पीस कीपिंग और पीस बिल्डिंग, इन सारी प्रोसेस को आपको फॉलो करना चाहिए। तो दैट इज़ वाई प्रिवेंटिंग डिप्लोमेसी, पीस मेकिंग एंड पीस कीपिंग मोर कॉमनली नोन एज एजेंडा फॉर पीस। इन रिपोर्ट रिटन फॉर यूनाइटेड नेशन बाय सेक्रेटरी जनरल, कौन थे सेक्रेटरी जनरल उस टाइम यूनाइटेड नेशन के? बुतरस गाली, राइट। बुतरस घाली जो है उस वक्त 1992 में जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो है जनरल थे, राइट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के जो है जनरल थे। तो इन्होंने जो है ये रिपोर्ट लाई थी जिसमें जो है पीस की बात की गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मोरावसिक के नव उदारवाद पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून की 3 स्तरीय धारणा का प्रस्ताव किसने दिया, ठीक है। तो देखिए ये A.M. स्लॉटर थे। A.M. स्लॉटर जो है न्यू अमेरिकन फाउंडेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्लॉटर ने जो है एंड्री मेटलैंड मोरावसिक के नव उदारवाद पर आधारित 3 स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनुशंसा की है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, दैट इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी ड्रॉज ऑन थियरीज फ्रॉम, मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, ठीक है, संस्थानिकवादी उपागम का, मतलब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत है, ये किस से सिद्धांतों को लेता है? तो ये प्रत्योजन और एजेंसी, मीन्स डेलीगेशन एंड एजेंसी से सिद्धांतों को लेता है। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन इज़ अ कॉमन सॉल्यूशन टू कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम, ठीक है, इट्स अ कॉमन सॉल्यूशन टू कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम एंड सोशल चॉइस इंस्टेबिलिटी। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोटेशन से पूछा गया है कि अहम स्थितियों में फिर भी राज्यों का जो परम सरोकार सत्ता के लिए नहीं परंतु सुरक्षा के लिए होता है। इन क्रूशियल सिचुएशन हाउएवर द अल्टीमेट कंसर्न ऑफ द स्टेट इज़ नॉट फॉर पावर बट फॉर सिक्योरिटी, मतलब कुछ एक सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे देखिए राज्य जो है पावर के बारे में ही नहीं सोचता, जो रियलिज्म की बात की जा रही है, ठीक है, बल्कि वो अपनी सिक्योरिटी को जो है मेन आगे लेकर चलता है। तो कैनेथ बोल्ट्स ने ये जो कोटेशन दी है, ठीक है, कैनेथ बोल्ट्स को जो है न्यू रियलिज्म का फादर भी माना जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया में तब तक ज़्यादा शांति होगी जब तक दुनिया के सभी देशों के पास परमाणु हथियार होंगे। आप यूँ समझ सकते हैं कि कैनेथ बोल्ट्स ने जो परमाणु हथियारों को जो है बढ़ावा देने की बात की थी कि सभी देशों के पास परमाणु हथियार जब हो जाएंगे तभी शांति स्थापित हो सकती है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे ये बात भी कही है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है कि राज्यों का जो परम सरोकार सत्ता के लिए नहीं परंतु उसकी सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्लोबलाइजेशन से पूछा गया है, वैश्वीकरण सूचित करता है, क्या सूचित करता है? देखिए मतलब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हो? सीधी सी बात है, एक तो टाइम स्पेस कंप्रेशन होता है, ठीक है, आप कम टाइम में आप बहुत सारी जगहों पे आप घूम सकते हो, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है, आपका जो विश्व अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसकी एकीकरण की यहाँ पे बात की जा रही है, एंड द ग्रोथ ऑफ सुपर टेरिटोरियल रिलेशन बिटवीन पीपल, ठीक है, मतलब सुपर टेरिटोरियल मीन्स बियॉन्ड टेरिटरी, बियॉन्ड नेशन, बियॉन्ड द लिमिटेशंस आप जो है रिलेशन बिल्डअप कर रहे हो, ठीक है, लोगों के साथ। तो ये सारी जो है कहीं ना कहीं सारी वैश्वीकरण को सूचित करती है। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को दर्शाती है, टाइम स्पेस कंप्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड द ग्रोथ ऑफ द सुपर टेरिटोरियल रिलेशन बिटवीन पीपल। तो आधुनिक वैश्वीकरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से मानी जाती है 1944 में जो हुआ था, जहाँ पे दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो बनाया गया था। पहला था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड दूसरा था वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो यहाँ से जो वैश्वीकरण को, आधुनिक वैश्वीकरण की शुरुआत जो है मानी जाती है यहाँ से, ठीक है। तो ये तीन जो चीज़ें हैं ये किसको इंडिकेट करती है? वैश्वीकरण को ही इंडिकेट करती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मिलान के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन ये, जिसमें अप्रोचेस फेमिनिज्म और दूसरी तरफ फेमिनिस्ट थिंकर्स, ठीक है। तो जो क्रिटिकल अप्रोच है, ठीक है, क्रिटिकल थियरी है, ठीक है, फेमिनिज्म में, उसको जो सैंड्रा व्हाइटवर्थ ने, ठीक है, सैंड्रा व्हाइटवर्थ ने जो ये दी हुई है, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात किसने की है? एलिजाबेथ प्रूग्स ने, ठीक है, एलिजाबेथ प्रूगल ने, ठीक है। उसके बाद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, तो चार्लोट हुपर ने इसकी बात की है, एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म चंद्रा मोहंते ने इसकी बात की है। तो ये भी आपको जो मैच करने के लिए आया था, हो सकता है कि आगे भी इस तरह से पूछा जाए या कोई एक आध आ जाए, ठीक है, तो आपने ये भी तैयार कर लेना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस जो जून 2014 में जो पेपर 3 में पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जून 2014 में जो पेपर 2 में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो फिलहाल उस वीडियो का वेट कीजिए, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक होंगे, आप एक बार उनको भी चेक कर लीजिए। और आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी हो रहे होंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।